राजधानी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक बाल सुधार गृह में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किशोर को पीट पीट कर मार दिया गया। मृतक की पहचान 17 वर्षीय करण के रूप में हुई है। जब कुछ किशोर नहाने के दौरान आपस में झगड़ पड़े, यह घटना उस समय हुई। पहले यह छोटा सा मामला लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह हिंसा में तब्दील हो गया। जांच के मुताबिक बाल सुधार गृह के बाथरूम में नहाने को लेकर दो किशोरों के बीच बहस हो गई। एक झगड़े में तीसरा किशोर भी बीच बचाव के लिए आया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी किशोर ने बीच बचाव करने के बाद करण पर अचानक हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मंगलवार को हड़कंप मच गया। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो फ्लाइट का गेट तकनीकी खराबी के कारण लॉक हो गया। बता दें कि फ्लाइट दोपहर 2:25 पर रायपुर से सुरक्षित लैंड हुई थी, लेकिन गेट नहीं खुलने के कारण यात्री करीब 40 मिनट तक विमान में ही फंसे रह गए। इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंद और रायपुर की महापौर मीनल चौबे सहित सैकड़ों यात्री सवार थे, लेकिन हाल के कुछ हादसों के कारण यात्रियों में घबराहट देखी गई। कर्नाटका के डिप्टी सीएम टीके शिव कुमार ने कहा है कि बेंगलुरु के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट लागू किया जाएगा, जो अब बीबीएमपी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की जगह ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए को स्थापित किया जाएगा। 4 महीनों में नई नगर पालिका बनेगी। नगर पालिका चुनाव भी जल्द होंगे। नागरिक समस्याओं पर बैठक होगी, जिसमें ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी जीवन की समस्याओं पर चर्चा हुई। शिव कुमार ने पहले कहा था कि बीबीएमपी का विभाजन 15 सितंबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी अस्तित्व में आएगी। राज्य सरकार बेंगलुरु को भविष्य के लिए बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उड़ीसा के गंजाम जिले के गोपालपुर बीच पर 20 वर्षीय छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की जांच की जिम्मेदारी अब सीआईडी क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी वाईबी खुरानिया के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया। इस मामले को रेड फ्लैग घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस पर तत्काल और उच्च प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की बात की गई है। असम के सिलचर जिले में कालैन सिलचर मार्ग पर स्थित हरांग पुल मंगलवार रात ढह गया, जिससे 2 भारी मालवाहक ट्रक नदी में गिर गए। घटना के बाद राहत और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। क्रोएशिया में भारत के राजदूत अरुण गोयल ने बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्रोएशिया की जनता ने गहरा शोक और भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। भारत के संयमित जवाब ऑपरेशन सिंदूर की भी क्रोएशिया के लोगों ने सराहना की। राजदूत के अनुसार क्रोएशिया ने आतंकवाद, कट्टरवाद और उग्रवाद का अनुभव किया है, इसलिए वह भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सड़क पर किसी भी क्रोएशियन से बात करें तो वे भारत के रुख का समर्थन करते हैं। वे भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया यात्रा 18 जून को हो रही है, तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक क्रोएशिया यात्रा है। यह यात्रा भारत क्रोएशिया द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून को बिहार यात्रा से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार देने, गरीबी हटाने या पलायन रोकने नहीं, बल्कि लोगों को फिर से धोखा देने आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहकर तंज कसा। प्रधानमंत्री क्या मंच पर 3 दामादों को माला पहनाएंगे? क्या संतोष मांझी प्रधानमंत्री को माला पहनाएंगे, या अशोक चौधरी के दामाद, या चिराग पासवान के साले? तेजस्वी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार को कितने लोग आरएसएस कोटे से आए हैं। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के बयान को आधार बताते हुए कहा कि यह तो साबित हो गया है कि आरएसएस कोटे से नियुक्तियां हो रही हैं। तेजस्वी ने जेडीयू नेताओं को भुजा पार्टी, मुरमुरे खाने वाली पार्टी कहकर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने अपने रिश्तेदारों और बच्चों को सेट कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार की एनडीए सरकार पर नियुक्तियों, रिश्तेदारवाद और झूठे वादों को लेकर तीखा हमला बोला और आगामी यात्रा को सिर्फ एक औपचारिक भाषणबाजी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को 35 मिनट लंबी फोन बातचीत हुई। यह बातचीत G7 समिट के बाद हुई, जहां से ट्रंप को इजराइल ईरान संकट के चलते जल्दी लौटना पड़ा। पीएम मोदी ने ट्रंप को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड्स पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने संघर्ष विराम केवल पाकिस्तान के अनुरोध पर स्वीकार किया। मोदी ने 2 टूक कहा कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करता
और न करेगा, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। यह भारत का स्पष्ट और सर्वसम्मत रुख है। मोदी ने बताया कि भारत अब आतंकवाद को प्रतिनिधि युद्ध, प्रॉक्सी वार नहीं बल्कि सीधा युद्ध मानता है, इसलिए जवाबी कार्रवाई में कोई झिझक नहीं रखी गई। 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान की ओर से हुए हमले के बाद भारत ने जबरदस्त जवाबी हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने खुद ही संघर्ष विराम की गुहार लगाई। मोदी ने साफ किया, इस पूरी अवधि में भारत अमेरिका व्यापार समझौते या किसी मध्यस्थता पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी वार्ताएं सीधे सैन्य चैनल्स के माध्यम से हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया और कहा वह भारत दौरे को लेकर इच्छुक हैं। मोदी ने उन्हें अगली क्वाड बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने ईरान इजराइल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर भी विचार साझा किए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का सख्त और स्पष्ट रुख पेश करते हुए बताया कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल भारत के तय मानकों में ही होगी। ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक और एआई के गॉडफादर जियोफ्री हिंटन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंसानों से लगभग हर काम में बेहतर हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरी नुकसान और यहाँ तक कि मानवता के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। हिंटन के अनुसार कॉल सेंटर वर्कर, पैरा लीगल और अन्य मामूली मानसिक काम करने वालों की नौकरियां सबसे पहले जाएंगी। एआई ऐसे कामों में इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। शारीरिक मेहनत वाली नौकरियां जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कुछ ब्लू कॉलर वर्क्स अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि एआई को फिजिकल मैनिपुलेशन में इंसानों जितना कुशल बनने में अभी समय लगेगा। हिंटन ने इस धारणा को भी खारिज किया कि एआई पुरानी नौकरियों को खत्म कर नई नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने पूछा, जब एआई अधिकांश बौद्धिक काम कर लेगा तो इंसानों के लिए बचेगा क्या? एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 के बीच गूगल और मेटा जैसी कंपनियों में ग्रेजुएट हायरिंग 25% तक गिर गई है। कारण एआई अब एंट्री लेवल काम खुद ही कर रहा है। हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इंसानों की भूमिका बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ ह्यूमन टच जरूरी होता है। निष्कर्ष ये है कि जियोफ्री हिंटन का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई नौकरियों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ लोग एआई के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन कई लोगों की नौकरियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र चुनना जरूरी है जिन्हें स्वचालित करना कठिन हो। अगर आपको एक स्थिर कैरियर चाहिए तो प्लम्बर बनना शायद एक अच्छा दांव है। हिंटन के अनुसार अगर आपको एक स्थिर कैरियर चाहिए तो प्लम्बर बनना शायद एक अच्छा दांव है। गूगल ने 2023 में डिजी कवच लॉन्च कर भारत में साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कंपनी ने बताया कि 2024 में गूगल पे ने 13,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड को रोका है। कंपनी ने सेफ्टी चार्टर अनवील किया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी और एआई डेवलपमेंट पर फोकस करता है।